हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। सब कुछ एक अलग दुनिया में शुरू होता है। टैकिंग डायनेस्टी के इंपेरियल पैलेस में एम्परर मर चुका है और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बदतमीज़ नज़रअंदाज किया गया और हारने वाला बेटा तो ये गाड़ी पर बैठ चुका है। असल में ये तख्त के एक दूसरे भाई को मिलना था, पर कुछ भ्रष्ट नेताओं ने उसको यहाँ बैठने की चाल चली। अपने सर को खुजलाते हुए प्रोटोगेनिस्ट सोचता है कि ये इतना बड़ा लूजर कैसे बन गया। साफ है कि वो अर्थ से ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है, जहाँ वो सिर्फ लड़कियों के डांस वीडियोस एडिट कर रहा था। उसको ये जॉब पसंद नहीं था। तब जब उसके लैपटॉप पर एक मैसेज नहीं आया, अगर तुम पास्ट में जा सकते तो कौन सी डायनेस्टी चॉइस करोगे, उसने बस हंसकर लिख दिया कि ये एक बेकार सवाल है। फिर कीबोर्ड वॉर शुरू हो गई, जिसमें उसने पास्ट की बुराई करनी शुरू कर दी। वहाँ डिस्काउंट नहीं मिलते, सब कुछ मुश्किल था, लोग बीमारियों से मर जाते और सबसे बड़ी बात, वहाँ स्क्रीन पर डांस करती लड़कियाँ नहीं होती थीं। लेकिन अब तख्त पर बैठे हुए उसको लग रहा था कि ये कोई मजाक है। जो आदमी पूरी डायनेस्टी सिस्टम से नफरत करता था, उसको यही भेज दिया गया। तभी उसके हाथ के ब्रासलेट चमकने लगता है। एक आवाज़ आती है, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हूँ, मुझे बैन या बैनिन बुला सकते हो। प्रोटोगेनिस्ट एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उसके लिए ये सब रिनकारिनेशन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। सिस्टम उसको एक सिंपल मिशन देता है, चैन डायनेस्टी को पूरी तरह से तबाह कर दो तो तुम अपने दुनिया में वापस चले जाओगे। दूसरी तरफ एक सेब बालों वाली लड़की सोच रही है कि ये बेकार आदमी आज इतना सोच में क्यों है। यूजुअली जब वो उसकी तरफ देखता है तो स्माइल करता है, पर आज कुछ अलग है। तू ये साइड में मुड़कर सोचता है, ये कौन है। उसके दिमाग में एट्रीब्यूट्स दिखने लगते हैं और सिस्टम बताता है कि ये उसकी एक कॉन्क्यूबाइन है, जो उस पर नज़र रखने के लिए यहाँ है। बेसिकली वो एक स्पाई है। लड़की भी सोच रही है कि ये उसको इतना अलग तरीके से क्यों देख रहा है। तो ये अपनी दाढ़ी को खुजलाता है। उसको पता है कि ये खूबसूरत लड़की सिर्फ उस पर नज़र रखने के लिए है, पर उसका चार्म इतना स्ट्रांग है कि इग्नोर करना मुश्किल है। तभी लड़की सोचती है, कहीं इसने मेरे सीक्रेट स्किल्स को तो नहीं देख लिया। अचानक एक आवाज़ आती है। उसके बगल में एक लंबी बालों वाला आदमी खड़ा है, जो पूछता है, तू इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों लग रहा है। तू ये समझ चुका है कि ये आदमी उन्हीं गद्दारों में से एक है जिन्होंने उसको गाड़ी पर बैठाया था। सिस्टम इटसेल्फ शो करता है ये आदमी प्राइम मिनिस्टर है और इसका इंटेलिजेंस स्कोर 94 है। साफ है कि ये लोग तो ये को एक पपेट बनाकर चलाना चाहते हैं। नज़दीक ही एक और मिनिस्टर जियाओ खड़ा है, जो बहुत ताकतवर है और इस जगह पर ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस रखता है। ये लड़की जियाओ सू का बाप भी है। जब लड़की सोच रही है कि ताओ ये आज इतने अलग क्यों बिहेव कर रहा है, तब वो मिनिस्टर के एट्रीब्यूट्स देखने में बिजी है। ये लोग सच में डेंजरस हैं। तभी बैन एआई सिस्टम उसको कुछ सिग्नल देता है। मिनिस्टर जियाओ एक कमेंट पास करता है, कहिए आपको लगता है कि ये तक टिकने वाला नहीं है। तो ये हंसते हुए जवाब देता है, मुझे तो वैसे भी चाहिए कि ये गाड़ी ना टिक पाए, जल्द ही ये पूरा देश तबाह हो जाएगा। मिनिस्टर के सवाल का ऐसा जवाब देकर लड़की भी हैरान रह जाती है। जाजू कमेंट करता है कि ताऊ ज़रूर बेचैन होगा, क्योंकि उसका भाई ताऊ, जो असल में गाड़ी का हकदार था, अभी सेना की अगुवाई कर रहा है। तू अब समझ चुका है कि उसको गाड़ी कैसे मिली और ये लोग इस सिचुएशन को अपने फ़ायदे के लिए कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। जेड उसको याद दिलाता है कि ये लोग इम्पेरियल लॉज और फरमान तोड़ रहे हैं। भाई उसको इम्परर बनाकर जाजो इम्परर के कॉफिन पर हाथ मारता है और कहता है, कोई बात नहीं, ये खुलने वाला तो है नहीं, इम्परर उठकर मुझे मार नहीं सकता। पर यही बात टाओ के लिए नहीं कही जा सकती। इसके अलावा अभी तक एम्परर की मौत की खबर भी अभी तक नहीं फैली है। फिर जाजो एक ज़्यादा सील दिखाता है और कहता है कि अब जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, वरना टाओ भी एम्परर के साथ मरने वाला है। ताओ ये समझ जाता है कि ये लोग चाहते हैं कि वो
इंपीरियल सील का यूज करके पूरे देश को हुक्म दे कि उसका भाई ताओ को मार दिया जाए ताकि उसका तख्त छीना ना जा सके। लेकिन ताओ ये जानता है कि राजा होने के बावजूद वो सिर्फ इन दो लोगों की कठपुतली बनकर रहेगा। सबसे दुख की बात यह है कि एम्परर के सबसे विश्वसनीय लोगों ने ही ये सब प्लान कर लिया, जबकि उसका लाश भी ठीक से ठंडी नहीं हुई। पर ताओ ये इस गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसके अलावा उसके साथ एक खूबसूरत स्पाई भी है जिसमें उसको बहुत ध्यान से डील करना पड़ेगा। अब उसको सोचना है कि ये सब सिचुएशन हैंडल कैसे करे। उसकी नज़र जियाओ के हाथ में ज्यादा सील पर पड़ती है। एक सेकंड के अंदर ही वो सील छीन लेता है और सोचता है, ये आदमी मुझे ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ताओ ये क्या कर रहे हो? जियाओ चीखता है, पर ताओ ये समझ चुका है कि अगर वो खुद मर जाए तो चैन डायनेस्टी अनस्टेबल हो जाएगी और इस तरह उसका मिशन पूरा हो जाएगा। वो जियाओ के चेहरे पर हाथ रखता है और कहता है, अब जब ये सील मेरे पास है तो फैसला भी मैं ही करूँगा, कौन जाएगा और कौन मरेगा। जाजो ये देखकर चौंक जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये बेवकूफ़ लड़का उसके बाप को ऐसे सीधा चैलेंज देगा। जाजू अपने बाप जियाओ को सिग्नल देती है कि वो ताओ ये के अगेंस्ट एक्शन ले, पर वो खुद डर रही है। शायद जो अब तक उसका मूर्ख और नटखट बिहेवियर था वो सिर्फ एक नकाब था, और अब जब इंपीरियल सील उसके हाथ में है, सारी पावर उसके पास है। जाजू ताओ ये को वार्निंग देता है, तुम एरोगेंस दिखाने बंद करो। तुम्हें तख्त पर बैठने वाले भी हम थे और तुम्हें गिरा भी सकते हैं। ताओ ये हंस पड़ता है और कहता है, तो मार दो मुझे। उसको पता है कि सामने वाले के मार्शल आर्ट्स पॉइंट सिर्फ 77 है, इसका मतलब उसको मारना आसान होगा। जियाओ आगे बढ़ने लगता है और चीखता है, मैं तुझे अपने हाथों से मार दूंगा। पर उसकी बेटी जियाओ सू उसको रोकने की कोशिश करती है। उसी वक्त टैन याओन बीच में आ जाता है और सबको शांत होने को कहता है। हमारा गोल तो एक ही है ना? तू ये देखता है कि यह आदमी काफी शांत दिमाग का है, इसको चिढ़ाने के लिए और मजा लेना पड़ेगा। इतने में ज्यादा सेल गिर जाता है। जियाओ गुस्से से चीखता है, तुमने क्या किया? तो ये बेपरवाह शक्ल बनाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, उप्स, गलती से गिर गया। उसको पता है कि ये सील पूरी डायनेस्टी की शक्ति का प्रतीक है और अगर ये तोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा और ये लोग इतने बड़ा अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चैन गुस्से से घूर रहा है। ताओ ये को अंदर से महसूस हो रहा है कि मौत करीब है। जियाओ आगे बढ़कर कुछ बोलने वाला ही था, पर टैन युआन उसको रोक लेता है और कहता है, राजा बस थोड़ा मजाक कर रहे थे। जब तक ये तख्त पर बैठे हैं दुनिया उनकी है। एक छोटी सी ज्यादा सील इतनी बड़ी चीज नहीं है। फिर वो कहता है, रात हो गई है, इस बारे में कल बात करेंगे। दोनों मिनिस्टर निकलने लगते हैं, पर तभी ताओ ये उनको आवाज लगाता है। वो कहता है, राजा हो या आम आदमी, सब कानून के सामने बराबर होते हैं, इसलिए इसके लिए फांसी होनी चाहिए। लेकिन दोनों बस बिना कुछ कहे चलते रहते हैं। सीन एक अलग कमरे में शिफ्ट होता है जहां जियाओ और उसके लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ताओ ये कौन सा कैसा हटाया जाए। जियाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। क्या तू ये नहीं जानता कि उसको हटाने का क्या इंतजाम हो सकते हैं? लड़का जियो कहता है कि वो एक डरपोक बन रहा है और फिर भी उस बच्चे को योर मैजेस्टी कहने की हिम्मत रख रहा है। पर उसका दोस्त आगे बढ़कर उसको रोकता है और कहता है, ये बेवकूफ़ी बंद कर। बाहर ताउसू अपने सेना के साथ है। अगर हमने ताओये को मार दिया तो हम पर तुरंत जांच होगी और हमें भी मार दिया जाएगा। दुर्भाग्य से जब ताओये ने जेड सील तोड़ा तो उनका सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप चला गया। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसे एम्परर बने रहने देना। जाजू चौंक जाता है और पूछता है, क्या तुम कह रहे हो कि ताओये ने जानबूझकर सील तोड़ा है ताकि हमें उसके भाई को मार ना सके? चाओ एन कहता है कि
उसको पूरा यकीन है पहले तख्त के लिए कंपटीशन चल रहा था, पर अब जब ताओ ये एम्परर बन चुका है उसके लिए ताओ सू के साथ अच्छा संबंध रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने उस पर ज़्यादा प्रेशर डाला तो वो ताओ सू के साथ डील कर लेगा, उसकी सेना यहाँ ले आएगा और हम दोनों को मिटा देगा। ऐसे में हमारी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी और हमारे मरने की नो गारंटी है। ताओ ये सब एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप मेंटेन करेगा ताकि सब पर कंट्रोल बना रहे। जियाओ सू हंसते हुए और कहता है, तू ये सब ज़्यादा सोच रहा है। वो बच्चा इतना तेज दिमाग वाला नहीं है कि इतनी आगे की प्लानिंग कर सके। लेकिन तैन युआन याद दिलाता है कि ताओ ये ने कहा था, राजा और आम आदमी कानून के सामने बराबर होते हैं। ये 100 साल पहले के मिनिस्टर डब्ल्यू सिंगो के एक मशहूर लाइन थी। वो एम्परर के साथ दुनिया पर राज करने लगा था, लेकिन जब उस पर एम्परर का भरोसा टूट गया तो उसकी बड़ी ही भयानक मौत हो गई थी। उसे टुकड़ों में काट दिया गया था। जियाओ कहता है, मैं इस बच्चे के सामने झुकने वाला नहीं हूँ जो सिर्फ अपने भाई ट्याओ सू के मिलिट्री पावर पर डिपेंड करता हूँ। ट्याओन बस चुपचाप ये सब देख रहा होता है। वो जानता है कि सबने ट्याओ ये को सपोर्ट किया था क्योंकि वो एम्परर के सबसे आसान टारगेट लग रहा था, सबसे इजी कंट्रोल करने वाला बेटा। अचानक च्याओ ताउन का हंसते हंसते कहता है, वाकई लेट एम्परर ने कमाल के वंशास छोड़े हैं। सीन शिफ्ट होता है हमारे एम्परर टाओ ये के बेडरूम में। वो शांति से अपने बिस्तर पर लेटकर सो रहा है, पर असल में वो इस दुनिया से पूरी तरह बोर हो चुका है। खाना बेकार है, गेम्स और ज़्यादा बेकार है, म्यूज़िक सुनने लायक भी नहीं है, यहाँ के लिखित पत्र उसको समझ नहीं आते, फ़ोन कंप्यूटर या टीवी कुछ भी नहीं है। वो सोचता है ये जगह तो मुझे मार डालेगी यार। पर तभी उसकी नज़र एक और चीज़ पर पड़ती है। उसके पास एक लड़की लेटी है, जियाओ सू। उसका नाम कंफ्यूज ना हो इसलिए उसे सू बुलाएंगे। शिव थोड़ा शर्माती है और कहती है, एक सेवक होने के नाते मुझे हमेशा महाराज के साथ उनके कक्ष मीन्स चैम्बर जो बोलते हैं मैं रहना चाहिए। ताओ ये एक सेकंड के लिए रुका, फिर एकदम लाल पड़ गया। मैं जो भी इस जगह के बारे में बुरा बोला मैं सब वापस लेता हूँ। थोड़ा टाइम बीता है और लगता है हमारा लड़का फोन्स और वीडियोस गेम को भूलने लगा है। शिव देखती है कि ताओ ये अपनी कमर तान रहा है जैसे ही वो नए जीवन का आदत बना रहा हो। पर तभी उसकी नज़र एक अजीब सी हेयर पिन पर पड़ती है जो शिव ने पहनी है। उसके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आता है, शायद ये एक परफेक्ट तरीका हो सकता है वापस अपनी दुनिया लौटने का। वो एक ड्रिंक उठाता है, शिव का नाम लेता है और उसको सीधा पूछता है, सच बताओ क्या तुम अपने पिता के कहने पर यहाँ आई हो मुझे स्पाई करने? शिव का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो धीरे से बोलती है, ये तो इम्पॉसिबल है, क्या मैं एक्सपोज हो गई? थोड़ा ऑकवर्डली वो कहने लगती है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। पर ताओ ये सिर्फ ड्रिंक का एक सिप लेता है, मुड़ता है और कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जियाओ की लड़की हो या नहीं, मुझे पता है कि तुम यहाँ मुझे देखने के लिए भेजी गई हो। फिर वो हंसी कहता है, और ये गेम मुझे बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि एम्परर बनना बिना इसके बहुत बोरिंग होता। पर शिव डर गई थी, उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये कब से जानता है? क्या इसका मतलब ये है गेम अब उसको बोर कर चुका है? ताओ ये एक और सिप लेता है और धीरे से कहता है, ये शराब वाकई बेहद मदहोश करने वाली है। फिर वो अचानक टेबल पर गिरता है। बेहोशी का नाटक करते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक सोच थी, ये सही मौका है। शिव धीरे धीरे अपने हेयर पिन निकालने लगती है। अब जब वो एक्सपोज हो चुकी है तो उसकी वैल्यू ना उसके लिए रही ना ही उसके गोद लिए पिता के लिए। अगर उसको अपनी इज्जत वापस पानी है तो ये काम उसको पूरे करना ही होगा। वो आगे बढ़ती है जबकि ताओ ये आराम से एक गान मुरमुर कर रहा होता है। पर तभी सिस्टम एक मैसेज भेजता है, मिशन कंप्लीट, पॉइंट्स अपडेट। ये पॉइंट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और कल्चरल वैल्यू पर बेस्ड होते हैं। जब भी चैन
डायनेस्टी का टोटल वैल्यू 0 से नीचे चला जाएगा तो मिशन कंप्लीट मान लिया जाएगा। उस वक्त उसके पास 1000 पॉइंट्स थे और तभी बेवकूफ़ को ये समझ आता है कि अगर वो अब मर गया तो इसका मतलब मिशन पूरा नहीं होगा। पर तब तक शिव उसके करीब आ चुकी थी उसका गला स्लिट करने के लिए, और अब ट्याओ ये को मारना नहीं है। शिव सोच रही थी कि ये एक टेस्ट है, लेकिन ये मौका वो खोना नहीं चाहती थी। वो आगे बढ़ने ही वाली थी, पर तभी ट्याओ ये पलट जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। एक आंसू उसकी आंख से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, मैं दोबारा इसके चाल में फंस गई। टाओ ये हल्की हंसी कहता है, बहुत क्लोज था। पर शिव हेयर पिन खींच कर हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि उसके पास अभी भी एक मौका है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो स्टूपिडली गिर जाती है और सीधा ज़मीन पर पटक जाती है। वो गुस्से और बेइज्जती से रो रही होती है, जबकि टाओ ये सोच रहा होता है कि उसका असैसिनेशन अटेम्प्ट कितना रिडिक्यूलियस था। सिर्फ 44 मार्शल पॉइंट्स के साथ ये मुझे मारना चाहती थी। वो उसके हाथ से हेयर पिन खींच लेता है और उसकी थोड़ी उठाकर कहता है, एक क्वालिफाइड स्पाई ऐसे रिएक्ट नहीं करता। बेचारी सू अंदर ही अंदर रो रही थी क्योंकि उसका पूरा मिशन फेल हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है शू का डरना और सपना में। अचानक शू एक अलग जगह पर उठती है। वो इधर उधर देखकर हैरान होती है, मैं कहाँ हूँ। तभी एक आदमी सामने आता है और पूछता है, क्या मिशन पूरा किया। वो मुड़ती है और देखती है उसका गोद लिया पिता। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, अगर तुमसे इतनी छोटी सी चीज नहीं संभाली गई तो सजा मिलेगी। शिव तेज से चिल्लाती है और अचानक उड़ जाती है वापस टाओये के पास। टाओये थोड़ा बेचैन होकर पूछता है, नाइटमेयर था। वो पूछती है, तुम मुझे मारने वाले हो। टाओये उठता है और कहता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ ना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं ये गेम और खेलना चाहता हूँ। तुम जैसे हो वैसे ही रहना और जो भी मैसेजेस भेजना है भेजती रहो, वरना मज़ा कैसे आएगा। सीन शिफ्ट होता है एक नए रॉयल फार्मर में। शिव शांत होकर स्याही ले आती है और एक नई इंपेरियल डिक्री लिखने लगती है। पर उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल है, ये क्या चल रहा है। ये एम्परर फिर से मेरे पिता के खिलाफ क्यों चल रहा है। पर ताओ ये जो चेहरा बना रहा था वो किसी प्लॉटिंग एम्परर का नहीं बल्कि एक फ्रस्ट्रेटेड राइटर का था। वो गहरा सांस लेता है और शिव कमेंट करती है, ये बहुत जल्दी लिख दिया ना। ताओ ये हम्बल पन्ने की एक्टिंग करता है और धीरे से कहता है, एक काम करोगी, थोड़ा लिखने में मदद करोगी। उसके रिस्पॉन्स करने से पहले ही टाओ ये उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको बैठने को कह देता है। शिव ऑकवर्डली कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस टाइप के डिक्री लिखना चाहते हो। टाओ ये शांति से मुस्कुराता है और कहता है, एक डिक्री जो टाओ फैमिली के सभी वंशाजन से उनका सरनेम छीन ले और उनको आम आदमी बना दे। शिव चौंक जाती है, तुम अपने खुद के परिवार को बैनिश क्यों कर रहे हो। शिव थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछती है, एक नौकर जैसे मुझे ऐसे फार्मन लिखने के लिए क्यों कहा जा रहा है। टाओ ये सिस्टम से पूछता है कि सबसे आसान तरीका क्या है पॉइंट्स लूज करने का। सिस्टम एक्सप्लेन करता है, अगर वो टाओ फैमिली के वंशजन को हटा दे तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लूज होंगे, क्योंकि तुसु के पास ज़बरदस्त मिलिट्री इन्फ्लुएंस है। इसे टाओ ये एक क्रूएल टायरेंट दिखेगा और यही उसका परफेक्ट प्लान है। एक्साइटेड होकर वो कहता है, इस दुनिया में मुझे एक टायरेंट बनना है, सबको मेरे अगेंस्ट भड़काना है। वो शिव की तरफ देखकर कहता है, इतना सोच क्यों रही हो, जल्दी लिखो। शिव माफ़ी मांगती है और फरमान लिखना शुरू कर देती है। तभी तो ये कैजुअली कहता है, अगर तुम्हें जानना है तो मैं बता देता हूँ, मैं ये गेम और मुश्किल बना रहा हूँ। वो उसका चेहरा पकड़ता है और धीरे से कहता है, इस फरमान के साथ मैं अकेला हो चुका हूँ, ना फैमिली का सपोर्ट और अब क्रूअल टायरेंट की रिपटेशन। अब सबसे बेस्ट पार्ट, ये न्यूज़ जियाओजू के तक तुम पहुँचाओगी। तुम इसे एक गिफ्ट समझ सकती हो। बेचारी सू जो अपनी पूरी लाइफ दुख सहती आई थी, पहली बार एक गिफ्ट मिल रहा था।
त्याओ ये तो बस चाह रहा था कि वो जल्दी से ये काम करे। शिव जान रही थी कि ये एक चाल है, फिर भी वो सीक्रेटली एंजॉय कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है जियाओ जू के रेसिडेंस। सू दरवाजा खटखटाती है। जावू अंदर आता है और पूछता है क्या बात है। शिव अंदर आती है और डायरेक्टली कहती है ताओ ने एक फरमान साइन किया है जो ताओ फैमिली के सभी लोगों को उनके रॉयल पोजीशन से हटा देगा। अब ताओ फैमिली का कोई भी इंसान रॉयल नहीं रहेगा। दोनों मिनिस्टर शॉक्ड रहते हैं। जावो च्योन की तरफ देखता है और कहता है मेरा प्लान था कि हम किसी और ताओ वंशज को थ्रोन पर बिठाएंगे, पर ये तो सब बर्बाद कर रहा है। च्योन गुस्से में पूछता है तुम्हें ये पता कैसे चला। शिव थोड़ा ऑकवर्डली कहती है उसने मुझसे खुद ये डिग्री लिखवाई थी। एक सेकंड का साइलेंस होता है, फिर जावो गुस्से में एक जोर का थप्पड़ मार देता है। बेशरम, क्यों तू जाने अनजाने अपने ही पिता का नुकसान कर रही है। शिव गिर जाती है, आंखों में आंसू लेकर कहती है मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। जावो उसे उंगली दिखाकर चिल्लाता है ताओ ये को इस्तेमाल करके तू अपने ही पिता को बर्बाद करना चाहती है। च्याओन उसका हाथ पकड़ता है और उसे शांत होने को कहता है। वो कहता है कि अगर शिव सच में सीक्रेट लीक करता है तो उसे फरमान के बारे में पता भी नहीं होता। जावो रुकता है, सांस लेता है और फाइनली माफ़ी मांगता है। एक पिता कभी कभी गलती कर सकता है, पर अब हमें ब्लेम गेम छोड़ना होगा। वो टीम योन का तरफ देखता है और कहता है अब नए प्रिंस को लाने का प्लान फेल हो चुका है, हमें अगली स्ट्रेटजीज पर काम करना होगा। च्याउन कहता है कोई बात नहीं, ये छोड़ो, अब मुझे सब कुछ अपने तरीके से प्लान करना होगा। सीन शिफ्ट होता है ताओया का नया मास्टर प्लान, जो कि ताओया बोर होकर बैठा होता है। एक उंगली अपनी नाक में डालकर सोचता है एक डिग्री से देश का स्कोर 0 तक नहीं गिरा सकता, कुछ और बड़ा करना होगा। तभी उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आता है। एक एम्पायर जो पूरी तरह गिर गया था, उसका मेन रीज़न क्या था? एक करप्ट एम्परर जो स्टेट अफेयर्स इग्नोर करता था, पर असली वजह थी उसने पूरे देश से ज़बरदस्ती औरतें उठवाना शुरू कर दिया था। अगर ताओ ये करे तो पूरा देश उसके अगेंस्ट हो जाएगा। वो खुद से कहता है मैं सबकी बीवियों को ले लूँगा और मुझे मारने के लिए हर आदमी गुस्से से भागेंगे। मिशन फेल होने का ये बेस्ट तरीका है। वो एक्साइटेड हो जाता है, ना सिर्फ पॉइंट्स लूज होंगे बल्कि पर्सनल फ़ायदा भी होगा। सीन शिफ्ट होता है, वो एक्साइटेड हो जाता है, ना सिर्फ पॉइंट्स लूज होंगे बल्कि पर्सनल फ़ायदा भी होगा। सीन शिफ्ट होता है मिनिस्टर के साथ नया प्लान पर चावो बिना फॉर्मेलिटीज़ के बैठ जाता है और कहता है अब तुम एम्परर हो, तुम्हें कोर्ट अफेयर से फैमिलियर होना शुरू करना चाहिए। एक मोटा आदमी एक्साइटेड होता है, अगर पूरा दरबार ताओ ये के अगेंस्ट हो जाए तो फिर उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचेंगे। पर ताओ ये तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सोचता है कि इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाना एक लॉजिकली स्टेप है और यही वजह है कि वो ये नहीं करेगा। वो केयरलेसली कहता है बहुत काम लग रहा है, अभी एम्परर बना हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सीखने के लिए, इसलिए मैं अपना 2 विश्वसनीय मित्रों पर भरोसा करता हूँ। श्याओन बस चुपचाप देखता है और समझ जाता है कि ये लड़का कितना चालाक है। अगर दरबार की मीटिंग रिजेक्ट करते तो जियावो का प्लान फ्लॉप हो जाता और विश्वास मेंशन करके ताओ ये ने उनके लिए मना करना इम्पॉसिबल बना दिया। जियावो की सारी चालबाजी बेकार हो गई। ताओ ये के नए प्लान का कॉन्क्यूबाइन प्लान, वो स्माइल करके कहता है कोर्ट अफेयर्स बाद में देख लेंगे, पहले एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। सब मिनिस्टर्स क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ देखते हैं। ताओ ये कैजुअली अनाउंस करता है एक एम्परर के लिए सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन होना बहुत शर्म की बात है, इसलिए मैं अपने हारेम को एक्सपेंड करने वाला हूँ। सब मिनिस्टर शॉक्ड हो जाते हैं। जावो भी सरप्राइज हो जाता है, ये लड़का इतना ठंडा दिल से ये डिसीजन ले रहा है जबकि उसके पिता का शरीर अभी तक ठंडा नहीं हुआ। चाउन अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा होता है इस हरेम प्लान के पीछे असली स्ट्रेटजी क्या है। ताओ ये स्माइल करता है क्योंकि उसको पता है कि सिस्टम पॉइंट्स गिराने वाला है।
कैपिटल के अंदर हारेम एक्सपेंशन जावो एग्री करता है, पर पूरी दुनिया से लड़कियां ढूंढना बहुत टाइम लेगा। टाओ ये कहता है कोई बात नहीं, हम सिर्फ राजधानी से शुरू करेंगे। चाउन थोड़ा कंफ्यूज होता है, टाओ ये इतना इम्पेशेंस क्यों लग रहा है। तभी त्यानान सस्पेक्ट करता है, और अगर सिर्फ राजधानी फोकस है तो ये लड़के का असली टारगेट वही है। और फिर ताओ ये अपनी थोड़ी को स्ट्रोक करके कहता है एक और आइडिया है जो टाइम और मेहनत दोनों बचा सकता है। हम शुरुआत मिनिस्टर्स की फैमिलीज से करेंगे। सब मिनिस्टर शौक में हो जाते हैं। तानुआन की वार्निंग दरबार के बाहर जा वो कैजुअली कहता है अगर ताओ यह सच में एक बेवकूफ़ है तो स्टेट्स अफेयर इग्नोर करके सिर्फ हैरेम बनाने में बिजी हैं। परफेक्ट ये लड़का अपनी कब्र खोद रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पर अचानक तानुआन चिल्लाता है बस अगर तुम लोग अपने महाराज को अंडर एस्टिमेट करते रहो तो हमारी फैमिलीज मार दी जाएगी। जावो शॉक्ड रहता है। तानुआन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपोलाइज करता है, माफ़ कीजिए मैं अपना टेम्पर लूज कर बैठा, पर मुझे यकीन है कि ये हैरम प्लान एक मैलिशियस स्ट्रेटजी है। जावो कहने लगता है हमने ये प्लान अभी अभी बनाया था, ये ताओ ये को कैसे पता हो सकता है। चाउन कैमली रिस्पॉन्स करता है यही तो प्रूफ है कि उसकी प्लानिंग हमसे भी आगे है। सबसे पहले उसने दरबार की मीटिंग रिजेक्ट कर दी, इसका मतलब है कि उसको पता था जावो क्या प्लान कर रहा है, और ये हैरेम बनाने का डिसीजन एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो एक और बड़ी प्लान से कनेक्टेड है। जावो थोड़ा कंफ्यूज होता है, तुम कौन सी स्ट्रेटेजीज कह रहे हो, इसका क्या मतलब है। चाउन समझाता है ताओ ये ने कोर्ट मीटिंग रिजेक्ट की क्योंकि उसको पता है कि वो बिना मिले भी मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो उनकी फैमिली से लड़कियां ले लेता है तो वो उनके साथ मैरिज अलायंस बना लेगा। इस तरीके से मिनिस्टर्स अपनी पावर खो देंगे। जा वो गुस्से से कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। चाउन मुस्कुराता है और अपनी बाहें फैलाता है, अब हम इस लड़के की मदद करनी होगी। एज अ लॉयल सर्वेंट्स हमें ताओ ये को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देनी होगी ताकि वो अपना डिजायर पूरा कर सके। इंपेरियल हॉल सीन फाइनल ब्लो। कुछ दिन बाद इंपेरियल हॉल के अंदर चाओयान ताओ को इन्फॉर्म करता है सारे ताओ वंश के लोग उनके रॉयल स्टेटस से हटा दिए गए हैं, पर ताओयान चिल मूड में बैठा रहता है और कहता है नॉट इम्पॉर्टेंट, सिलेक्शन का प्रोग्रेस बाद में डिस्कस कर सकते हैं, पहले ये बताओ कि सिलेक्शन का क्या हाल है। कैलिन रिपोर्ट करता है मिनिस्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश करी थी पर टाइम बहुत कम था। ताओ ये क्लैप्स करता है और कहता है तो फिर एक नज़र डालो। पर्दा खुलता है और सामने एक पूरी लीजियन ऑफ वुमेन। ताओ ये लिटरल ड्रोलिंग मूड में आ जाता है, ये तो सच्चा स्वर्ग है। सारी औरत रिस्पेक्ट में झुकती हैं, आपकी जय हो महाराज। कॉम्बैट लविंग कॉन्सिक्यूबाइंस। ताओ ये के चुपके से शन यान के पीछे जाके पूछता है कोई ऐसे कॉन्क्यूबाइन है जो कॉम्बैट एंजॉय करती हो बंद दरवाजों के पीछे। तानुआन थोड़ा कंफ्यूज होके कहता है मुझे समझ नहीं आया महाराज। ताओ ये अंदर से सोचता है मतलब सीरियसली इतना सिंपल सवाल भी नहीं समझ नहीं आ रहा। तब फिर तानुआन का दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो सोच रहा होता है कि कहीं ताओया को कोई शक तो नहीं हो गया, क्योंकि जो कॉन्क्यूबाइन सेलेक्ट की गई है वो सिर्फ इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं है। दो मैस्ट्रियस कॉन्क्यूबाइंस, दो औरतें अलग दिख रही हैं। लाल ड्रेस वाली फैंटू, पर्पल ड्रेस वाली यासू, इन दोनों का बैकग्राउंड अलग है। 10 साल पहले क्यायान डायनेस्टी का एम्परर ने इनकी फैमिलीज को मिटा दिया था, बस एक इम्पल्यूज डिसीजन की वजह से जियान ने इन्हें बचाया था और पिछले 10 साल इनकी असली पहचान छुपा के रखी थी। दोनों अपनी फैमिलीज के एंशिएंट फाइटिंग टैलेंट्स इनहेरिट कर चुकी हैं और अब ये परफेक्ट पॉन्स बन चुकी हैं, और उनके हाथों में एक प्राइवेट रूम में चैंग वान ने इन दोनों को बुलाया। उसने कहा वो किलेन एम्परर जो तुम्हारी फैमिलीज को हटाया था अब मर चुका है, लेकिन तुम दोनों खुद रिवेंज नहीं ले पाई थी, तो क्या अब भी तुम्हारे दिल में गुस्सा है। दोनों एक साथ बोलती हैं हम 1000 बार मरना पसंद करेंगे अगर रिवेंज पूरे हो सके।
चैंगवान अंदर ही अंदर स्माइल करता है। परफेक्ट, अब इनको प्रिंस के इतने करीब भेजूंगा कि किसी को शक भी नहीं होगा। ताओया की तीखी नजर जैसे ही ताओया उन दोनों लड़कियों को देखता है वो सोचता है दोनों एक दूसरे से काफी अलग लग रहे हैं। उनका बॉडी प्रोपोर्शन भी अजीब सा है। चेलिन अंदर से पसीना छोड़ने लगता है। क्या ये लड़का ऑलरेडी सब समझ चुका है? क्योंकि सिस्टम ने रिवील किया था शिव को तियान ने अडॉप्ट किया था और उसका एम था कि ताओया को मारना और देश को तबाह करना। और फैंटू भी सेम ऑब्जेक्टिव रखती है। ताओ ये अंदर ही अंदर एडमायर करता है। चायन को मूव परफेक्ट था। एक सांप और एक बिच्छू मेरे साथ चिपका दिए, पर अब ताओया गेम खेलेगा। वो उनके पास जाता है फ्रेंडली स्माइल के साथ। तुम दोनों एक्सेप्टेशनल लग रही हो। तुम्हारे नाम क्या हैं? एक लड़की इंट्रोड्यूस करती है, पर ताओया सीधा शाओ की तरफ मूव करता है। तुम थोड़ी नर्वस लग रही हो। शाओ अंदर से पैनिक मूड में ऑन थी। उसको डर है कि उसकी इंट्रोवर्टेड नेचर उसका बैंडफोड़ ना कर दे।